हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि पहले 18 दिसंबर को निर्धारित थी, उसके डेट को बढ़ा करके अब 22 दिसंबर को कर दिया गया है और इसकी सूचना आप बीपीएससी के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यानी कि यह फाइनल आप डेट मान सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बीपीएससी प्रधान शिक्षक का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो 15 अंक के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी 15 क्वेश्चन आपको साइंस से रहेंगे ही एग्जाम में। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग आज रिवीजन क्लास 7 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट साइंस के हैं और कुछ क्वेश्चन यानी कि 10-12 क्वेश्चन आपको साइंस के शिक्षण शास्त्र से, पेडागोजी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण या एक्सीलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कि जैसे वेलोसिटी क्या हुआ कि किसी समय में अगर हम कोई दूरी तय करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो तो आप निश्चित दूरी को जो समय में करते हैं तो वो आपका चाल कहलाता है। अगर किसी दिशा में आप अगर वही दूरी तय कर रहे हो यानी आपके चाल में अगर दिशा ऐड हो जाए तो वो वेग कहलाता है। यानी कि वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर है, और चाल जो है वो अदिश राशि है, यानी कि उसमें दिशा नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर चलिए, तो 5 किलोमीटर आप किधर भी जा सकते हैं, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण। तो ये हो गया स्केलर यानी अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं है। अगर कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाइए तो ये सदिश राशि है। तो जब किसी समय के साथ दूरी में परिवर्तन होता है तो हम लोग उसको वेग बोलते हैं, अगर किसी निश्चित दिशा में अगर हो रहा हो तो। और जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि त्वरण का सही सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है कि जो त्वरण होता है इसका हम लोग फार्मूला एक ऐसे जानते हैं कि v बराबर, आप पहले से पढ़े होंगे कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। यहाँ पर आपको v का मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग। यानी कोई चीज़ जब शुरू में चलना शुरू करता है तो उसको u बोलते हैं, और जब वो अंतिम वेग जहाँ वो जाके रुका या जितना वेग से वो अंत में पहुँचा तो वो होता है फाइनल यानी v। और ए हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और टी मतलब टाइम। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी। और इस तरह से आप चाहेंगे तो अगर यहाँ टी को, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो यहाँ बीच में गुना है, अगर इस टी को आप इधर लाएंगे तो ये बाई में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ सही फार्मूला मिल जाएगा, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। यानी पहला यहाँ पर सूत्र हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ज्ञात हो कि ब्रह्मगुप्त गुप्त के पहले के काल के एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे और उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की भी रचना की थी। और न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो इस तरह से जो ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है, वो बहुत पहले ही ये बता चुके थे कि पृथ्वी अपनी ओर सभी चीज़ों को आकर्षित करती है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका जो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। हवा जितनी भी गर्म होगी उसमें नमी या आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। तो इस कारण से ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। और इसका सही जवाब है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, यानी कि ऑप्शन
ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। यदि और स्पष्ट करें तो ठंडी रातों में पानी की जलवाष्प का ठंडी सतह से संपर्क में आकर पानी में बदल जाना तथा बूंदों के रूप में दिखना ओस कहलाता है। तो ये आपको कारण है कि अगर तेज हवा वाली रात है तो ओस वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण नहीं बन पाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। आपको ध्यान रखना है कि जो साबुन के पतले झाग में आप विभिन्न रंगों को देखते हैं, ये बहुलित परावर्तन और यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण के कारण ऐसा दिखता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पृष्ठ से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। इसमें परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? आपको बताना है कि स्त्रियों की आवाज़ का जो तारतम्य होता है, या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर है कि पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, यानी फ्रीक्वेंसी, महिलाओं की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी कारण से महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण रूप से सुनाई पड़ती है पुरुषों की अपेक्षा, और पुरुष की आवाज़ हमें थोड़ा भारी सुनाई पड़ता है, जबकि महिलाओं की आवाज़ पतली और तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की आवाज़ के तारतम्य से अधिक होता है। यदि तारतम्य अधिक हो तो आवाज़ पतली और तारतम्य कम हो तो आवाज़ मोटी होती है। इसलिए पुरुषों की आवाज़ मोटी तथा महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब क्या होने पे इसको हम कह सकते हैं? तो उसका सही जवाब है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है। देखिए, भूतुल्यकालिक कक्षा एक वृत्तीय भूतुल्यकालिक कक्षा है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। जैसा कि ज्ञातव्य है कि एक भू-स्थिर उपग्रह धरती के 1/3 भाग को कवर कर लेता है। इसे क्लार्क कक्षा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के एक नियत बिंदु से देखने पर भू अप्रगामी कक्षा में स्थापित कोई उपग्रह स्थिर प्रतीत होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सॉरी यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिला करके यहाँ पर 1, 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए का मतलब यहाँ पे है कि ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी कि कक्षा भूतुल्यकालिक भी होनी चाहिए, कक्षा वृत्ताकार भी होनी चाहिए और पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होनी चाहिए, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का इसमें से कौन सा उदाहरण है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लेड क्लोराइड इसका एक उदाहरण है। लेकिन कार्बन टेट्रा, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सहसंयोजक बंधन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन से। ऐसे ग्लिसराइड जो सामान्य अवस्था में ठोस हो तथा वसा तथा जो द्रव हो वे तेल कहलाते हैं। जब वनस्पति तेलों में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो वनस्पति घी बनता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो ये हाइड्रोजनीकरण में आपको पूछा जा सकता है कि किसका प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। और ये जो हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स देखते हैं, जब जैसे पहले डालडा का इस्तेमाल होता था, तो वो एक तरह का वनस्पति घी उसे कहा जाता है और उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक कोशिकीय यानी कि सिंगुलर सेल का उदाहरण है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सभी विकल्प यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जड़ नहीं है। तो आपको पता होगा कि अदरक जो है वो जड़ नहीं है, बल्कि यह एक तना का भूमिगत रूपांतरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? और आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यूरिया यूरिक एसिड के विखंडन से बनती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? यहाँ आपको बताना है कि ये किससे संबंधित नहीं है। तो ये पोलियो से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य सभी से संबंधित है, जैसे कि मिजल्स, खसरा और कर्णफेर से ये MMR वैक्सीन संबंधित है। पोलियो से ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि इसमें से अंतरिक्ष में कौन नहीं पाया जाता है। पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या क्वाशर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटल स्टार। इसका संबंध स्टार फिश से है तथा यह एनाकोर्डमेटा संघ तथा ओफिरोइडियास वर्ग से संबंधित है। अतः विकल्प यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो ब्रिटल स्टार है वो दरअसल स्टार फिश से संबंधित है। इस कारण से ये कोई वास्तविक तारा या अंतरिक्ष की चीज़ न होकर के समुद्री जीव है। तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपांतक आकलन की मुख्य विशेषता है? और आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। यहाँ रूपात्मक के बदले में आपको रचनात्मक भी कहा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य है वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो कोई भी अगर विज्ञान से संबंधित बातें होंगी, आकलन होगा, तो इसमें यह जरूर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। तो यहाँ सही आंसर ये हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में रूपांतक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को यानी कि सुमेटिव असेसमेंट को किस चीज़ पर बल देना चाहिए, यानी किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा कि विज्ञान में योगात्मक आकलन को विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर बल देना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की विज्ञान विषय पर रुचि एवं उनकी कठिनाइयों के बारे में पता लगाया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की किस योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने पर, यानी इस पर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अवलोकन। विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों को विकास के मूल्यांकन के लिए अवलोकन तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से
प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसमें बच्चे अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, जिसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। तो आपको इन सभी ऑप्शन को पढ़ना है और इसके सही जवाब को ढूंढना है। और यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती? इसमें बच्चे अपने अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं कि हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है और उसके बाद ये कुछ ऑब्जर्वेशन, जैसे कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है, मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपर्युक्त 3 कथनों में से अब सभी क्या हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है केवल कथन ए अवलोकन है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है, कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। इसमें शिक्षार्थी यह प्रत्यक्षता अवलोकन करते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यहाँ पर कथन एक जो है वो अवलोकन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, वो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन करते हैं, बाकी में अवलोकन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा? ऐसे प्रश्न जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है तथा जिनमें चिंतन, तर्क एवं कल्पना की प्रधानता होती है, उन्हें मुक्त अंत प्रश्न कहते हैं। इस प्रश्न में शिक्षार्थी अपनी समझ से प्रश्नों के उत्तर देता है। तो यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा? यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है। यदि घर्षण बल न हो तो हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। घर्षण बल के न होने पर ब्रेक नहीं लगेगी और गाड़ी के पहिए सड़कों पर फिसलने लगते हैं। घर्षण बल के कारण ही मनुष्यों का चलना फिरना, उठना बैठना संभव हो पाता है। तो इस तरह से इसके कितने सारे उत्तर हो सकते हैं, अतः यह एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रम कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रम कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि प्रेक्षण सूची। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रम कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रम कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेक्षण सूची साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? यहाँ बताना है कि कौन सा गुणात्मक यानी गुणों की जांच करने वाला परीक्षा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो गुणात्मक परीक्षण नहीं करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा प्रणाली परीक्षण के परिणात्मक पक्ष की जानकारी देता है। इसमें विद्यार्थी के ज्ञान का तो पता चलता है, किंतु उनकी लेखन शैली, विचार, अभिव्यक्ति, गुणों का परीक्षण या मापन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनसे जो क्वालिटी एग्जाम होता है या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है तथा दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो यहाँ आपको बताना है कि इसके द्वारा शिक्षक किन चीज़ों पर, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षक बच्चों में कल्पना की या परिकल्पना कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बच्चे सोचेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या कारण है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न परिकल्पना करने के कौशल को बढ़ाता है। इसमें पहले परिकल्पना की जाती है, फिर उसको परीक्षण करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक के वैज्ञानिक शोध में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है।
उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रज्वल आवर्तकाल क्या होगा। आपको यहाँ बताना है कि उसमें क्या होगा। तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा और फलस्वरूप उसका दोलन आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल का जो सूत्र होता है टी इक्वल टू होता है 2π√L/g। ऐसे आप देख सकते हैं जो आवर्तकाल होता है आवर्तकाल बराबर होता है 2π√L/g। तो इस सूत्र से आप देखेंगे कि जैसे ही आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर है और उसका लड़की जब खड़ी होती है तो लोलक की लंबाई कम हो जाती है और प्रज्वल आवर्तकाल भी कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, जब दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुँचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 और 4 आपका सही है। जब गोला माध्य स्थान में से गुजरता है उसका त्वरण शून्य होता है। और दूसरा है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और चौथा है कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सामान्य रूप में लोलक की जो कार्यविधि आयाम, विस्थापन, आवृत्ति, लंबाई तथा गुरुत्वीय बल पर निर्भर करती है। एक लोलक की संपूर्ण कार्यविधि को नियंत्रित करने हेतु इन सभी राशियों की सही माप आवश्यक है। लोलक माध्य स्थिति में कुछ अनिवार्य स्थितियां निम्न प्रकार हैं। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है जब माध्य स्थिति में होता है, यानी बीचों बीच जब होता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से घूमना शुरू किया तो यहाँ आता है, फिर वो यहाँ आता है, तो ये हमारा माध्य है। जैसे ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ पर वो आता है, फिर यहाँ पर और यहाँ। तो ये जो बीच की स्थिति है इसी को माध्य स्थिति कहा जाता है। तो इस स्थिति में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, उसका वेग अधिकतम होता है, गति ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंत बिंदु या चरम स्थिति पे, जैसे यहाँ और यहाँ चरम स्थिति पे होती है तो क्या होता है, तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गति ऊर्जा शून्य होती है, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इस तरह से, और उसका वेग भी शून्य होता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर 1, 2 और 4 ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है। तापमान के कारण, द्रव्यमान के कारण, विभवांतर के कारण या घनत्व के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ताप के कारण ही तापमान के कारण ही ताप प्रवाहित होता है। वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप को ताप कहते हैं, अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। इसी कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है, यानी जो ज़्यादा गर्म उससे जो ठंडा उस तरफ ताप का ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। अब आपको बताना, ऊपरी सतह से, निचले स्तर से बदलते रहती है या मध्य की तरफ से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सबसे निचले स्तर से। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा सबसे निचले स्तर से पिघलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। यानी कि दोनों आँख होने से हम लोग 3D में चीज़ों को देख पाते हैं, जिससे हमें गहराई का और दूरी का सही एहसास हो पाता है, अंदाज़ा हो पाता है। जबकि एक आँख से हम लोग वो 3D इफेक्ट में चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो इस कारण से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा 2 आँख होने से विजन का जो क्षेत्र होता है वो भी बढ़ जाता है। ये सभी लाभ हैं। 2 आँख के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में
सममिति सटीक होती है तथा गहराई व दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। नेत्र लगाने में कॉर्निया को ही लगाया जाता है। जब हम बोलते हैं ना कि आंख दान कर रहे हैं, तो उसमें दरअसल हम लोग कॉर्निया का ही दान करते हैं। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। अब दोनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ए गलत है किंतु इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। यानी ये जो बताया गया है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, ये गलत है, लेकिन रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, ये सही है। तो ये था आज का हमारा रिवीजन क्लास। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको इसमें कहीं कोई कठिनाई या लगता है कि आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चूँकि समय कम है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाएं और रिवीजन करें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करते चलें ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें। थैंक यू वेरी मच।